हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फॉर लेक्चरर। आज जो है ना क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो तो आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और सभी आईएमपी क्वेश्चंस हैं। तो भाई इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए लाइक करना, और प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि इसे लिखने में कम से कम 2-3 घंटे से भी ज़्यादा लग गए हैं। अभी आप लोग देखना, इतने सारे क्वेश्चंस कॉपी में कोई नहीं बताएगा आपको, पीडीएफ से बता देगा या फिर कुछ और चीज़ से, लेकिन कॉपी में कोई नहीं बताया गया, जैसा मैंने लिख कर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। चैनल बने और सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है पहला प्रश्न Fe2 एंड O3 प्लस 2Al, ठीक है। एंड यहाँ फिर गिव्स आउट है 2Al प्लस Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें बताना है कौन सी अभिक्रिया है। आपके पास ऑप्शन हैं ए संयोजन अभिक्रिया, बी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। अब चार ऑप्शंस में से आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही है, इधर देखो, इधर Al जो है ना इधर हो गया, ठीक है। एंड देखो यहाँ जो है ना, यहाँ आपका Al के साथ O2 जुड़ गया, यानी कि ये दोनों जुड़ गए। भले ही इसमें से क्या हुआ है, यहाँ आपका जो है ना ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, याद रखना, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? कितनी है गाइस? 2 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2। ओके, ना -4 होगा, ना 1 होगा, ना 0 होगा। इसका सही आंसर 2 होगा, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि पेयजल जो पीने वाले जल है को जीवाणु रहित, यानी कि जीवाणु को भगाने के लिए प्रयोग करने के लिए किया जाता है, यानी कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए CaOCl2, बी CuCl2, सी CaCl2 या डी CaCO3। तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर है? इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एंड ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये है कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ से आपका जो सही आंसर होगा वो याद रखना ये होगा। ओके, ये ऑप्शन। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जरूर नोट बना लेना या फिर याद कर लेना, टाइम टाइम पर आप लोग इसे देखते रहिएगा, वीडियो को लगातार देखिए। अगला क्वेश्चन है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए धातु, बी आधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। तो एंटीमनी आपका क्या है वो तो आप लोगों ने एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था, जब आप लोगों को पढ़ा रहा था उपधातु, तो आप लोगों को एग्जाम्पल पढ़ाया था एंटीमनी, ठीक है। तो ये आपका जो है एंटीमनी है, वो एंटीमनी आपका है उपधातु। क्या है? उपधातु। हमेशा याद रखना, जो एंटीमनी होता है वो उपधातु होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है मैट में मुख्यतः होता है। जो मैट का नाम सुना होगा धातु एवं अधातु चैप्टर में, तो आपको बताना है कि मैट में मुख्यतः होता क्या है। तो मैट में जो है ना आपके पास ए ऑप्शन है FeS, बी है Cu2S प्लस, FeS, सी है Cu2S प्लस एंड डी है Cu2S तथा Fe2S3। तो इसमें क्या होता है? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा Cu2S तथा FeS, ठीक है, याद रखना। ओके, याद हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय परमाणु होते हैं। यहाँ आपको बताना है जो एसिटिक अम्ल होता है उसमें कितने अम्लीय परमाणु होते हैं। तो लास्ट में COOH होता है, यानी कि एसिटिक अम्ल, और इसे कहते हैं एथेनोइक अम्ल। तो इसमें जो होगा ना उसमें केवल एक ही होगा। इसमें जो एसिटिक अम्ल में जो है ना वो
अम्लीय परमाणु की संख्या कितनी होती है? एक ही होता है, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा एंड काफी ज्यादा इजी है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोपेन यानी कि मेथ एथ प्रोप यानी कि 3 नंबर पे। और अगर जो चीज आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा 10 तक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ऐसा मैंने आईपीएससी नाम पढ़ाया था उसमें बताया था। और अगर आपका मेथ एथ प्रोप 3 नंबर पे आता है तो यहाँ जो कार्बन की संख्या होगी वो 3 होगी। और अगर आपका प्रोपेन है लास्ट में एन जुड़ा हुआ यानी कि एल्केन समूह है तो आपका जो होगा C3 होगा और H8 होगा। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर क्या है? ये तो नहीं है, ये तो मेथेन है, ये भी नहीं है, ये आपका है, ये आपका नहीं है। ठीक है, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाता है, कभी कभी मैंने देखा है आपके बोर्ड एग्जाम में हिट कर जाता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, सारा कुछ आप क्लियर करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसको में बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। ए Na2O एंड B MgO, C Al2 CO3 एंड D P2O5। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं और इसमें से आप बताओ क्या हो सकता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आपके 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है Al2O3। क्या है? Al2O3। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उभयधर्मी ऑक्साइड आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु, इसमें से आपको बताना है कि जो मुद्रा धातु है वो क्या है। ए Zn, बी Pb, सी Sn, डी Cu। अब आपको इसमें से बताना है जो मुद्रा धातु होता है इसमें से क्या होता है। तो इसमें से कॉपर जो है ना वो मुद्रा धातु है, कॉपर। ओके, और ये सारी चीजें क्या है? माटी धातु है क्या? नहीं, ये सारी चीजें से मुद्रा नहीं बनाया जाता, जिससे बनाया जाता है वो बताया गया है। ठीक है, Cu यानी कि कॉपर। तो यहां से आपको मुद्रा धातु भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। अब यहां से आपके आई होप कि हाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन चालू हो गए। जो पादप होते हैं जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे में भी प्रदूषण होता है और पेड़ पौधे में प्रदूषण होता है तो वो अपने आप कम कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य भी करते हैं, लेकिन मनुष्य कुछ ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। और ये कैसे अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कम करते हैं? पादप ए श्वसन, बी वाष्पोत्सर्जन, सी प्रकाश संश्लेषण या डी प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका आपका सही आंसर है वो क्या है? वो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपने क्या कम करते हैं? वायु प्रदूषण कम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है वृक्क। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क का बात किया गया है, वृक्क। तो यहां से आपको याद होना चाहिए कि जो वृक्क होता है, वृक्क आपका पोषण से नहीं संबंधित है, ये तो आपको पता है। फेफड़ा अगर होता तो श्वसन से संबंधित होता। परिवहन से, अगर हृदय में परिवहन में निलय होते या फिर अलिंद होते या फिर कुछ और होता। अब बचा क्या है भैया? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क है, एक तंत्र है, वो उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 है पित्तरस का स्राव होता है, मतलब पित्तरस इसमें से कौन स्रावित करता है? ए पित्ताशय से, बी यकृत से, सी अग्नाशय से या डी अमाशय से। पित्तरस का तो नाम सुना ही होगा, और पित्तरस की बात की जाए तो इसमें से जो है ना वो कौन स्रावित करता है? यकृत, यकृत में, यकृत में। ठीक है, पित्तरस का स्राव होता है यकृत से। क्वेश्चन नंबर 13 है जो मानव होते हैं, एक मनुष्य होता है, मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में जो कक्षा होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। अब आपको मैंने हृदय की संरचना पढ़ाया था और उसमें पढ़ाया था दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया था। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 हो गए ना, दायां बायां मिलाकर 4 हो गए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, ना 1 पाया जाता है, ना 2 पाया जाता है, ना 3 पाया जाता है, कितना पाया जाता है?
4 पाया जाता है, ठीक है। एंड 14 नंबर है कि डीएनए के दोनों तंतु जो होते हैं, इस प्रकार से डीएनए होता है। भाई डीएनए तो वैसे बड़ा रहता है, लेकिन मैं इसमें छोटा सा रखूंगा। ये अब डीएनए में जो ये तंतु है, ये तंतु है, ठीक है, याद रखना। तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। अब जैसे दोनों तंतु होते हैं, उसको आपस में कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध, पेप्टाइड बंध, आयनिक बंध या सहसंयोजी बंध। तो कौन जोड़ता है गाइस? ये आपका स्टूडेंट कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जोड़ते हैं, याद रखना स्टूडेंट। ओके, यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होता चल रहा होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्राग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। जो प्राग नली होती है उसमें जो नर युग्मक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है या 8 होता है? तो जो प्राग नली होती है उसमें नर युग्मक की संख्या 3 नहीं होती है, 4 नहीं होती है, 2 होती है, 1 भी नहीं होती। प्राग नली में नर युग्मक की संख्या 2 होती है, याद रखना। कितनी होती है? 2 होती है। प्राग नली में जो नर युग्मक है उनकी संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मुकुलन पाया जाता है। जो मुकुलन होता है वो इन 4 एग्जाम्पल हैं जिसमें मुकुलन पाया जाता है। फर्स्ट, प्लेनेरिया में, सेकेंड, लेशमीनिया में, एंड थर्ड, हाइड्रा में, 4 सभी में। तो सभी में तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कुछ और, तो इसमें से किसमें पाया जाता है? तो मैंने पढ़ाया था हाइड्रा में, हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मुकुलन की प्रक्रिया होती है। अगर एक हाइड्रा लगा हुआ है तो मुकुलन की जो प्रक्रिया है वो उसमें होती है, ठीक है। मुकुल उसमें से निकलते हैं और नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। अगला देखो, पुष्प में कितने भाग होते हैं? जो पुष्प होता है उसमें कितने भाग होते हैं? पुष्प में आपके ऑप्शन है 3, 5, 4, 6। तो वैसे तो आप लोग जानते होंगे पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं। पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं? 4 भाग पाए जाते हैं। कैसे? दल, वाह्यदल, पुमंग, जयांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये हो गया आपका पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं। 17 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, और अगर आप इसमें से 17 के 17 क्वेश्चन याद कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए, टॉपर बनने के लिए, अपने नंबर को 90% से एबव अचीव करने के लिए। इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है कि अब की बार भैया 90% से प्लस अचीव करना है और हमारे चैनल का नाम आगे ले जाना है, क्योंकि इतनी मेहनत आपको कोई नहीं कराएगा, इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा। ओके, तो चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 18 है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। जो पुरुष होते हैं उसमें लिंग गुणसूत्र होता है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है एक्स वाई, एक्स या वाई। देखो कुल मिला के कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। किसमें? नर हो या फिर मादा हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें से क्या होते हैं? 2 क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। और यही लिंग गुणसूत्र एक तो XX होता है एंड XY होता है, ये दोनों होते हैं। अब XX जो होता है ना वो होता है मादा में, और XY जो होता है ना वो होता है नर में। और यही अगर नर मादा को X गुणसूत्र देगा तो लड़का लड़की होगी, क्योंकि X ऑलरेडी है इनके पास, मादा के पास, और ये X गुणसूत्र इसको देगा तो लड़की होगी। अगर ये Y गुणसूत्र इस लड़की मतलब मादा में अगर ट्रांसफर होगा तो लड़का होगा। यही होता है लड़की और लड़की बनने की प्रक्रिया, लड़का और लड़का बनने की प्रक्रिया। ये मैंने ऑलरेडी लिंग निर्धारण में पढ़ाया था। ओके, तो इसमें क्या होगा? पुरुष में क्या होता है? XY होता है, याद रखना। समझ में आ गया ना? XY गुणसूत्र होते हैं। अगला देखो प्रश्न नंबर 19, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। ऑटोसोम की संख्या पूछी गई है। जैसे लिंग गुणसूत्र जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। 22 जोड़ी होती है और 44 गुणसूत्र होते हैं। इसमें जोड़ी नहीं पूछा गया है, कुल मिलाकर पूरा पूछा गया कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें जो कुल गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 44,
44। अगर जोड़ी में पूछा जाता तो ये सही रहता, लेकिन जोड़ी में नहीं पूछा गया तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओके, समझ में आ रहा है ना? 19 नंबर क्वेश्चन तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। शुद्ध गोल बीज की बात की गई है। गोल मतलब राउंड, ठीक है। तो टीटी मतलब होता है बौना, टाल मतलब लंबा, लेकिन टीटी मतलब होता है बौना। तो ये तो भाई गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि टी है कैपिटल टी, इसको ऐसे लिखा भी नहीं जाता। अगर आपको लिखना है तो टी ये कैपिटल लेटर वाला आगे लिखा जाएगा, ये भी गलत है। शुद्ध अगर पूछा जाए बिल्कुल शुद्ध, तो वो आप जानो जो कैपिटल हो दोनों वही सही है। और आपको थोड़ा आना चाहिए इंग्लिश, क्योंकि टाल मतलब होता है लंबा, तो टी टी होना चाहिए कैपिटल में। और अगर गोल पूछ रहा है तो आर राउंड अप होता है, राउंड, तो इसका मतलब आपका आर दोनों सही होगा, और दोनों कैपिटल में होना चाहिए। शुद्ध पूछा गया, शुद्ध, ठीक है। तो भाई अगला देखो, अगला क्वेश्चन है फिजिक्स। अब चालू हो गया। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। हमेशा याद रखना, अगर समतल दर्पण पूछा जाए तो जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? 1 होता है, या 1 से अधिक, या 1 से कम, या फिर अनंत। तो ये याद रखना, अगर आपसे आवर्धन पूछा जाए तो 1 होता है। ओके, समझ में आ गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगा। 1 मीटर फोकस दूरी है और उत्तल लेंस है, की क्षमता होगी। अब एक बात याद रखना, अगर उत्तल लेंस पूछा गया है, उत्तल लेंस पूछा गया ना, सही बात है, तो आपका 1 होगा। 1 मीटर फोकस दूरी है और उत्तल लेंस की बात की गई है, तो 1 डायोप्टर होगा, सही है, क्योंकि उत्तल लेंस में प्लस होता है। अगला है हाँ, +1 होगा, सही है, +1 डायोप्टर। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा कंफ्यूजन था तो उसको मैंने दूर कर दिया। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जो कांच होता है उसका अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग में होता है? ए लाल रंग, बी बैंगनी रंग, सी पीला रंग, डी हरे रंग। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? आपके पास ऑप्शन अच्छे हैं, और इसमें आप याद रखना, अगर आपसे अपवर्तनांक पूछा जाए तो बैंगनी रंग, और अगर तरंग दैर्ध्य पूछा जाए तो लाल रंग का होता है। ओके, तो ये सब बहुत से जो है ना अभी गलत है, क्योंकि अपवर्तनांक पूछ लिया गया है, तो इसलिए आपका बैंगनी रंग में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ आंख के लिए दूरबीन होता है। जो बिल्कुल स्वस्थ आंख है उसमें कोई दोष नहीं है, ना निकट दृष्टि दोष, ना जरा दृष्टि दोष, कोई दोष नहीं है, ना दूर दृष्टि दोष। तो उसके लिए जो दूरबीन होगा क्या होगा? दूरबीन की बात कीजिए 25 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बिल्कुल स्वस्थ है तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा देखेगा, तो इसका मतलब अनंत होगा। उसका जहाँ तक निगाह जाएगा तहाँ तक देखेगा, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बीच में पेड़ पौधे घर ना आए तो उसकी आंख जो है बहुत दूर तक देखने लगेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अगर आप चंद्रमा पर हो और चंद्रमा से आकाश को देखो तो किस कलर का दिखाई देगा, किस रंग का? ए बैगनी, बी नीला, सी काला, डी सफेद। तो जल्दी से बताओ कि चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग किस कलर दिखाई देता है? आकाश किस कलर का दिखाई देता है? देखो, नीला, काला, बैगनी, सफेद। सफेद और फेद नहीं दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक है। ये सारे गलत हैं। ओके, समझ में आ रहा है? हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। दूर दृष्टि दोष के लिए प्रतिबिंब बनता है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। ए रेटिना पर, बी रेटिना के आगे, सी रेटिना के पीछे, या डी कोई नहीं। तो अगर दूर बिंदु की बात की जाए तो रेटिना के पीछे बनेगा, और अगर निकट की बात की जाए तो रेटिना के आगे बनेगा, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, और अगर दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं रेटिना के पीछे बनेगा, इसका मतलब नजदीक की वस्तुएं ये दिखाई देंगी, ठीक है। अगला देखो, विद्युत आवेश का मात्रक होता है, जो विद्युत आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है? ए जूल, बी वोल्ट, सी
कूलाम या डी एम्पियर। तो आवेश का मात्रक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का क्या होता है, कूलाम। ठीक है, कूलाम होता है। ओके, कूलाम होता है, याद रखना। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ये याद रखना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा, तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा ए कूलाम, बी जूल, सी एम्पियर, डी ओम। तो जल्दी से बताओ, पढ़े होंगे ऑलरेडी, मैंने पढ़ाया है सब कुछ। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है एम्पियर। एम्पियर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आगे समझ लो। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम या ओम मीटर या ओम प्रति मीटर या मीटर प्रति ओम। तो हमेशा याद रखना भैया, ओम का नियम जो है प्रतिरोध पर ही लगाया गया है। तो ओम का नियम जो है ना, तो वो प्रतिरोध का मात्रक ही है ओम, इसीलिए ओम का नियम बनाया गया है। तो यहाँ प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। क्या होगा, ओम। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो फिर आगे चलें। चलो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब अभी आपको बताऊंगा। ए 10⁻9, ये तो भाई नैनोमीटर हो जाएगा। वी 10⁻3, डी 10⁻6 ओम या 1 ओम। 1 ओम तो नहीं होगा, 1 ओम। अब आपका अच्छा ये दोनों, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10⁻3 का कोई नाम ही नहीं देगा, माइक्रो नैनो या फिर ये सब, ये होगा 10⁻6 ओम। माइक्रो अगर बात की जाए तो उसके घात 6 लगेंगे, वो भी माइनस में। अगर पूछ लिया जाए कि 1 माइक्रो कूलाम, तो आपको 10⁻6 कूलाम लिखना पड़ेगा, वो भी माइनस में लिखना है, ये याद रखना, माइनस से याद रखना। ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। जैसे प्रतिरोध को अगर ऐसे समांतर क्रम संयोजन की बात की गई है, ये एक दूसरे के तीनों प्रतिरोध समांतर हैं। तो ये समांतर क्रम संयोजन में जो है ना, तो इसमें समान क्या होता है, धारा या विभवांतर या आवेश या कोई नहीं, ये बताना है। इसमें जो होता है ना V = V1 + V2 + V3 नहीं होता है। इसमें V जो होता है समान होता है विभवांतर, और धारा I1 I2 I3 होता है, ये याद रखना। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है उसका मात्रक क्या होता है, यहां आपसे पूछा गया है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ए वेबर मीटर स्क्वायर, बी वेबर, सी वेबर × मीटर, डी ओम। तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर है, आई होप कि आप लोग जान गए होंगे। वो है आपका गलत गलत गलत, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ज़्यादा भैया लगता है घास पीच कर दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 33। 1 टेस्ला बराबर होता है, 1 टेस्ला जो है ना वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी 1 गॉस, या सी 10⁻⁴ गॉस, या फिर डी 10⁻⁴ वेबर। तो अगर एक टेस्ला की आप बात करोगे, 1 टेस्ला की बात करते हो, तो 1 टेस्ला जो है ना वो बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखना। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगा। अगला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। जैसे जो विद्युत धारा होता है वो उत्पन्न करने की युक्ति है। ए जनित्र, बी अमीटर, सी मीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा जो है ना उसको उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, वो है जनित्र। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, जनित्र है। ओके, तो 34 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा।
अगला 35 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात की जाए तो डायनमो उत्पन्न करता है, जो डायनमो है, डायनमो वो क्या उत्पन्न करता है? ए आवेश, बी विद्युत क्षेत्र, सी विद्युत वाहक बल या डी चुंबकीय क्षेत्र। तो डायनमो जो है ना, डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल यानी कि ई, कैपिटल ई, ठीक है, स्मॉल ई तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला 36 जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जो जीवाश्म ऊर्जा होता है उसका स्रोत है ए पवन ऊर्जा, बी कोयला, सी सौर ऊर्जा, डी जल विद्युत। तो आओ भैया इसको भी देख लेते हैं 36 नंबर। तो इसमें आप लोग बता दो जल्दी से तो अच्छा रहेगा। तो इसका सही आंसर है गाइस, इसका सही आंसर है कोयला। कोयला सही आंसर है, ठीक है, याद रखना। अगला निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन है पवन ऊर्जा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है कोयला, डी है विद्युत ऊर्जा या जल विद्युत। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। ओके, नाभिकीय ऊर्जा जो है ना, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अगला देखो, इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि 38 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? अब मैंने एक पर गलत क्यों मारा है? मुझको तो 3 पर गलत मारना चाहिए, बट मैंने एक पर क्यों गलत मारा है? ये थोड़ा फैक्टिव क्वेश्चन है। देखो, ए है घास, गेहूं तथा आम, वी है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, सी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, डी है केक, लकड़ी तथा घास। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये आपका गलत है और इसमें ये सही है, ये सही है, ये सही है। 3 इसमें सही है, एक गलत है। बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका ये 3 सही है और एक गलत है, लेकिन याद रखना ये आपके लिए जीके के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा सफाई योजना या योजना कब प्रारंभ हुई थी? जो गंगा सफाई योजना है वो कब प्रारंभ हुआ था? ए 1985 ईस्वी में, बी 1955 ईस्वी में, सी 2005 ईस्वी में या डी कोई नहीं। तो ये याद रखना 1950 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था गंगा सफाई योजना। और ये है कोलीफॉर्म समूह है, कोलीफॉर्म समूह है जीवाणु का। तो यहाँ से आज हम लोगों ने भाई इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। और आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो था, तो इसलिए यार इस वीडियो को 20,000 लाइक तक कम से कम ले जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ कर दो जो करना है, जितना लाइक करना है कर दो, जितना मन कहे कमेंट करो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।